हेलो एवरीवन। सो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। नाउ दिस इज वन ऑफ द हेड ऑफ इनकम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी। कोई भी इनकम हम सैलरी हेड में कब रिकॉर्ड करेंगे वो हमें पहले मालूम होना चाहिए। सो एन इनकम will be recorded under the head income from salary only if there is a relation of employer and employee. An income will be recorded under the head income from salary only if there is a relation of employer and employee. इस रिलेशनशिप से किसी भी नाम से इनकम डिराइव हो, such income will be recorded under the head income from salary. So during the year employer अपने एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी दे सकता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे सकता है, बोनस दे सकता है, इंसेंटिव दे सकता है, अलावेंसेस दे सकता है, परक्विजिट्स दे सकता है। ऐसे बहुत सारे इनकम है जो ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को पे करता है। तो हमें इस टॉपिक में क्या करना है, हमें ये पता करना है कि कौन सा इनकम एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा और कौन सा इनकम एग्जेम्प्ट होगा। हम यहां पर पहले वही इनकम रिकॉर्ड करेंगे जो हमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन से डिराइव हुआ। मतलब समझो, अगर मैं गिफ्ट की बात करूं तो गिफ्ट अगर मुझे फ्रेंड से मिला तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। गिफ्ट अगर मुझे मेरे रिलेटिव से मिला तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। गिफ्ट कस्टमर क्लाइंट से मिला तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा। लेकिन अगर यही गिफ्ट एम्प्लॉयर से मिला तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। इन शॉर्ट, बेसिक एक कॉन्सेप्ट आपको समझकर चल रहा है, देयर शुड बी अ रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अब यहां पर हम कौन कौन से इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। सो यहां पर हमें स्टेटमेंट बनाना है कॉल्ड है स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। इसमें बेसिक सैलरी, अलावेंसेस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरी, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, एरियर्स ऑफ सैलरी एंड परक्विजिट्स, इन सब का टोटल करेंगे, इट विल गिव यू ग्रॉस सैलरी। इस ग्रॉस सैलरी में से गवर्नमेंट हमें डिडक्शन देती है अंडर सेक्शन 16। Under that, first standard deduction will be given by government to all the employees, maximum rupees 50,000. When I say maximum, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा अमाउंट है। अगर आपका ग्रॉस सैलरी 40,000 है तो डिडक्शन भी 40,000 का ही मिलेगा। लेकिन समझो आपकी ग्रॉस सैलरी 5 लाख है तो आपको 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। Standard deduction given to all employees. It is immaterial whether the expenses are actually incurred or not. Apart from that, deduction will be given for entertainment allowance and profession tax. उसके बाद जो आएगा that is taxable income from salary. Taxable income from salary. तो सबसे पहले नोट नंबर 1, बेसिक सैलरी। तो अगर मैं बेसिक सैलरी की बात करूं तो हर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी देता है ऑन अ मंथली बेसिस। दैट इज नोन एज बेसिक सैलरी। That is known as basic salary. अब कभी कभी आपके क्वेश्चन में नेट बेसिक सैलरी दिया होगा, नेट बेसिक सैलरी। नेट दिया है मतलब कुछ डिडक्ट करने के बाद दिया है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में नेट बेसिक सैलरी दिया होगा तो आप ऐड करना। क्या ऐड करना? जो भी डिडक्ट होने के बाद सैलरी दिया है। कभी कभी टीडीएस डिडक्ट होता है तो टीडीएस ऐड कर देना, प्रोविडेंट फंड डिडक्ट हुआ है प्रोविडेंट फंड ऐड कर देना, प्रोफेशन टैक्स डिडक्ट हुआ है प्रोफेशन टैक्स ऐड कर देना, लोन इंस्टॉलमेंट डिडक्ट हुआ है तो लोन इंस्टॉलमेंट ऐड कर देना। इन शॉर्ट, आपकी सैलरी में जो भी डिडक्ट होने के बाद नेट अमाउंट आया है वो सब अमाउंट ऐड बैक कर देना, और ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज योर ग्रॉस बेसिक सैलरी, एंड दिस ग्रॉस बेसिक सैलरी इज टैक्सेबल। This gross basic salary is taxable. Next, allowances. Allowances. Now what do you mean by allowances? तो allowances क्या होता है? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को हर महीने एक्सपेंसेस के लिए पैसा देता है।
फॉर एक्सपेंसेस मंथली बेसिस पर। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करता है, एंड सच काइंड ऑफ फैसिलिटी इज नोन एज अलावेंसेस। मतलब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी तो पे कर ही रहा है, प्लस खर्चों के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है, जिसे हम कहते हैं अलावेंसेस। अब ये अलावेंसेस अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें से कुछ अलावेंस गवर्नमेंट एग्जेम करती है और कुछ अलावेंसेस गवर्नमेंट टैक्सेबल करती है। ऐसे कौन कौन से अलावेंसेस हैं जिसे गवर्नमेंट एग्जेम करती है, हम वो पढ़ेंगे। द रिमेनिंग अलावेंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल। तो पहले एग्जेम्प्ट अलावेंसेस। तो कुछ अलावेंसेस एग्जेम्प्ट हैं अंडर सेक्शन 1014, and this house rent allowance is exempt under section 1013A. Now in that, first, transport allowance. This transport allowance given to the employee to perform journey between resident to office, office to resident, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने के लिए मिलता है, इसे कम्यूटेशन अलावेंस भी कहते हैं। It is exempt only for handicap employee, 3,200 per month. If assessee is not a handicap, no exemption will be given. Then in that case, it is fully taxable. Children education allowance, it is exempt maximum ₹100 per month per child, maximum 2 child. Next, children hostel allowance, it is exempt maximum 300 per month per child, maximum 2 child. ये अमाउंट आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में अमाउंट स्पेंड दिया होगा, amount spent, then it should be ignored. In case of transport commutation allowance, children education allowance, children hostel allowance, amount spent should be ignored. Amount spent should be ignored. लेकिन इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, that is TC उधर, TC उधर, इस TC उधर के लिए रूल है amount spent is equal to amount exempt. मतलब हमें यहाँ पर ये नहीं देखना है कि कितना स्टैंडर्ड अमाउंट है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऐसा कोई स्टैंडर्ड अमाउंट दिया ही नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है आप जितना खर्च करोगे उतना एग्जेम्पशन मिलेगा। मोर अमाउंट स्पेंट, मोर एग्जेम्पशन विल बी गिवन, लेस अमाउंट स्पेंट, लेस एग्जेम्पशन विल बी गिवन। टीसी उधर, दे आर ट्रेवलिंग ऑन टूर अलावेंस। इट मीन्स आप कंपनी के काम से किसी टूर पर गए हो, वहां पर जाने का, वहां से आने का, ट्रेवलिंग का पैसा एम्प्लॉयर से मिला है। सी, कन्वेंस अलावेंस which is given for local traveling. लोकल एरिया में सेल्समैन को ट्रेवल करना पड़ता है ना, उसके लिए मिलता है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म अलावेंस, इट इज गिवन टू द एम्प्लॉय टू मेंटेन देयर यूनिफॉर्म। डी, डेली अलावेंस, ऐसे एम्प्लॉय जो टूर पर जाते हैं, उस टूर में वहां पर रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, डे टू डे टूर पर जितना भी खर्चा होगा उसके लिए कंपनी एक्स्ट्रा पेमेंट करती है। सच अलावेंस इज नोन एज डेली अलावेंस। And next, helper allowance and our research allowance. Helper allowance, research allowance, ये सब TC उधर, amount spent is equal to amount exempt. Next, house rent allowance. House rent allowance, it is given to employee so that employee can pay the rent. बहुत सारे employee rented premises में रहते हैं. For them, rent is a burden. तो कंपनी एम्प्लॉइज को पैसा दे रही है सो दैट वो रेंट पे कर सके। क्वेश्चन अराइज, कंपनी कौन से एम्प्लॉय को एचआरए पे करेगी? ऐसे एम्प्लॉय जो रेंटेड प्रीमाइसेस में रहते हैं या ऐसे एम्प्लॉय जो खुद के घर में रह रहे? तो यहाँ पर गवर्नमेंट, यहाँ पर एम्प्लॉयर दोनों को हाउस रेंट अलावेंस देता है, क्योंकि कंपनी को ये फैक्ट मालूम ही नहीं होता है कि कौन सा एम्प्लॉय का खुद का घर है और कौन सा एम्प्लॉय भाड़े के घर में रहता है। एम्प्लॉयर को ये मालूम ही नहीं रहता है। तो कंपनी की स्टैंडर्ड पॉलिसीज होती है कि कंपनी एचआरए देगी तो सबको देगी और नहीं देगी तो किसी को भी नहीं देगी। एचआरए इफ गिवन देन इट शुड बी गिवन टू ऑल एम्प्लॉय, एंड इफ इट इज नॉट गिवन तो इट इज नॉट गिवन टू एनी एम्प्लॉय। अब गवर्नमेंट कह रही है मैं एग्जेम्पशन उसे दूंगा, आई विल गिव यू एग्जेम्पशन ओनली टू दोज एम्प्लॉय हु आर स्टेइंग इन अ रेंटेड प्रीमाइसेस, हु आर एक्चुअली पेइंग द रेंट।
गवर्नमेंट एग्जेम्पशन किसको देगी? जो एक्चुअली रेंट पे कर रहे हैं, अंडर सेक्शन 1013A। फॉर दैट आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूले का भी लॉजिक है। देखो, कोई भी पर्सन अगर रेंट अमाउंट डिसाइड करता है ना, तो अपनी इनकम को देखता है, अपनी इनकम का कुछ पोर्शन वो रेंट पर डिवोट करता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 10,000 कमा रहे हो तो आप पूरा 10,000 रेंट पर खर्च करोगे। उस 10,000 में से शायद 2-3 हजार रेंट पर खर्च करोगे। अगर तुम्हारी इनकम बढ़कर 50,000 रुपए हो गई तो अब तुम 50,000 का कुछ पोर्शन रेंट पर खर्च करोगे। मतलब अभी भी तुम 2-3 हजार वाले झोपड़े में नहीं रहोगे। जैसे जैसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता है, वैसे वैसे लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मेरा रेंट मेरे इनकम पर डिपेंड करता है। मैं ज्यादा इनकम कमाऊंगा, ज्यादा रेंट पर खर्च करूंगा, कम इनकम कमाऊंगा, कम रेंट पर खर्च करूंगा। तो गवर्नमेंट कह रही है कोई भी पर्सन अपनी इनकम का ज्यादा से ज्यादा 50% रेंट पर खर्च करेगा, उससे ज्यादा खर्च नहीं करेगा। तो कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन विल बी 50% of the salary if the rent is paid in Mumbai, Delhi, Chennai and Kolkata. Mumbai, Delhi, Chennai and Kolkata. Then in that case 50% of salary will be taken. लेकिन अगर वो कहीं और रहकर रेंट पे कर रहा है other than Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, then in that case 40% of salary will be taken. Now question is, सैलरी मतलब क्या? तो यहाँ पर सैलरी मतलब बेसिक सैलरी लेंगे, प्लस उसमें डियरनेस अलावेंस इन टर्म्स का पार्ट ऐड करेंगे, प्लस टर्नओवर कमीशन। तीनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगा उसका 50%, उसका 40% विल बी टेकन। दैट अमाउंट विल बी कंपेयर्ड विद एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कंपेयर्ड विद रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। तीनों में से जो लोएस्ट अमाउंट होगा उसका एग्जेम्पशन मिलेगा। ये थर्ड पॉइंट का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि बीइंग एन एम्प्लॉय आप अपनी इनकम का कम से कम 10% खुद बेयर करो। गवर्नमेंट आपको 10% से जो एक्स्ट्रा पे किया है ना, 10% से जो एक्स्ट्रा रेंट पे किया है उसका ही डिडक्शन देगी। मतलब समझो आपका सैलरी है 10,000 और आपने रेंट पे किया है 3,000, तो गवर्नमेंट का क्या एक्सपेक्टेशन है कि अपनी इनकम का कम से कम 10% आप खुद बेयर करो। तो इसका 10% 1,000, तो 3,000 में से 1,000 माइनस, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा आपको 2,000 तक का एग्जेम्पशन देगी। आप जितना रेंट पे कर रहे हो उसमें से 10% आप खुद बेयर करो, एक्सेस पोर्शन विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1013A। So TC उधर के लिए amount spent is equal to amount exempt. House rent allowance is exempt only if rent is paid by employee. How much is exempted? So that depends whether the rent is paid in Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata or in any other city. If it is Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, 50%. Otherwise it is 40%. Compared with actual amount of house rent allowance received compared with rent paid minus 10% of salary, whichever is less. इतना अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट अलावेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एंटरटेनमेंट अलावेंस? सो एंटरटेनमेंट अलावेंस इज गिवन टू द एम्प्लॉय फॉर देयर एंटरटेनमेंट पर्पस। अब यहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग रूल बना रही है, अदर एम्प्लॉय के लिए अलग रूल बना रही है। मतलब आपको क्वेश्चन देखकर पहले पता करना पड़ेगा एम्प्लॉय कौन है, वेदर एम्प्लॉय इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय इज अ अदर एम्प्लॉय। अगर क्वेश्चन पढ़कर पता चलता है एम्प्लॉय इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो हम पहले स्टेटमेंट में इंक्लूड करेंगे। स्टेटमेंट में इंक्लूड करेंगे मतलब अपना ग्रॉस सैलरी ना, ग्रॉस सैलरी के पहले एंटरटेनमेंट अलावेंस लेंगे, तो ग्रॉस सैलरी के टोटल में वो आ जाएगा और फिर लेस डिडक्शन क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन 16। तो हम इसे ऐसा बोलेंगे, फर्स्ट इंक्लूड देन डिडक्ट, फर्स्ट इंक्लूड देन डिडक्ट, फर्स्ट इंक्लूड देन डिडक्ट। लेकिन अगर एम्प्लॉय अदर एम्प्लॉय है, नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय,
तो एंटरटेनमेंट अलावेंस स्टेटमेंट में इंक्लूड कर लो, बट डिडक्शन क्लेम मत करना. द डिडक्शन बेनिफिट इज गिवन बाय गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय. कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को एक्सेस टैक्स बेनिफिट देना चाहती है, इसलिए ये डिडक्शन गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देती है. So for government employee, first include in the statement and then claim deduction. For other employee, it is only included, no deduction will be given. So question arise, government employee को कितना deduction मिलेगा? तो amount of deduction will be 1/5 of the basic salary. आपका जो भी basic salary होगा, उसका 1/5 amount. That 1/5 amount to be compared with actual amount received. 1/5 compared with actual amount received. Compared with rupees 5,000, whichever is less. मतलब इंक्लूड करते वक्त जितना मिला पूरा इंक्लूड कर लो, बट डिडक्शन क्लेम करते वक्त यहाँ पर 1, 2, 3 whichever is less का कॉन्सेप्ट फॉलो करना और लोअर अमाउंट का डिडक्शन देना. फॉर अदर एम्प्लॉय डिडक्शन तो मिलेगा ही नहीं. एंटरटेनमेंट अलावेंस, गवर्नमेंट के लिए रूल्स रेगुलेशन अलग है, अदर एम्प्लॉय के लिए रूल्स रेगुलेशन अलग है. यहां पर हमारा अलावेंसेस कंप्लीट हो गया. इसके अलावा कोई भी अलावेंस आया उसे फुल्ली टैक्सेबल कर देना. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविडेंट फंड? तो देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम बात करें तो एम्प्लॉइज अपनी अर्निंग का कुछ पोर्शन सेव करना चाहते हैं, बट सेव कर नहीं पाते. क्यों? महंगाई डे बाय डे बढ़ती जा रही है, लोगों के एक्सपेक्टेशन, लोगों की नीड्स बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वो अपनी अर्निंग का कोई भी पोर्शन सेव नहीं कर पाते. तो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को कहती है कि अगर आपके किसी एम्प्लॉय की पगार 10,000 रुपए है तो आप उसको 10,000 पे मत करो. उस 10,000 में से 1,000 रुपीज डिडक्ट कर लो टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड. डिडक्ट 1,000 रुपीज टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड एंड गिव एम्प्लॉय ओनली 9,000 रुपीज. ये पीएफ के लिए जो 1,000 रुपए कट रहा है, हर महीने डिडक्ट करते रहो. प्रोविडेंट फंड का ये पैसा एम्प्लॉय को देना एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट और डेथ, whichever is earlier. The provident fund amount is not given to the employee while providing service. It should be given to the employee at the time of their retirement. Indirectly उनकी अर्निंग में से कुछ अमाउंट सेव हो रहा है. अब इस प्रोविडेंट फंड का फायदा क्या मालूम है? जितना पैसा एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है. मतलब प्रोविडेंट फंड अकाउंट है किसका? एम्प्लॉई का. इसमें पैसे एम्प्लॉई के अकाउंट में से आएंगे, एम्प्लॉई की सैलरी में से डिडक्ट होगा और एम्प्लॉयर भी जमा करेगा. हर महीने इस प्रोविडेंट फंड अकाउंट में पैसा आता रहेगा और इन पैसों को हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस. और अगर आप इन पैसों को इन्वेस्ट करोगे एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस तो आपको यहां पर इंटरेस्ट भी मिलेगा. मतलब अब आपके पीएफ अकाउंट में टोटल 3 जगह से पैसे आ रहे हैं. आपका खुद का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पर इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट आ रहा है. ये सारा पैसा आपको रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा. कंपनी से अभी आपको नहीं मिलेगा, जब आप कंपनी से रिटायरमेंट ले लेंगे तब आपको ये पैसा मिलेगा. So this is a concept of PF. अब PF होते कितने तरीके के हैं? So there are 3 types of provident fund: statutory provident fund, recognized provident fund, unrecognized provident fund. एक और provident fund होता है public provident fund, but that is not related to salary topic. There is no relation of employer and employee in PPF. ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड तो कोई भी जनरल पब्लिक किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में अकाउंट ओपन कर सकता है. मैं एट प्रेजेंट वही इनकम सिखा रहा हूं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन से डिराइव हो रहा है. सो यहाँ पर हम सिर्फ 3 प्रोविडेंट फंड की बात करेंगे: स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इट इज गिवन टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय. स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इट इज गिवन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय. Recognized provident fund, it is given to other employee only if the amount is invested as per government guidelines. Unrecognized provident fund, it is also given to other employee if the amount is not invested as per government guidelines. What government guidelines? तो देखो, ये जो पीएफ में पैसा जमा हो रहा था, एम्प्लॉई का पैसा जमा हुआ, एम्प्लॉयर का पैसा जमा हुआ, तो इन पैसों को ना हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है. हमें मतलब
एम्प्लॉयर इन पैसों को इन्वेस्ट करता है। अगर एम्प्लॉयर ने इन पैसों को इन्वेस्ट किया एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, तो ऐसे प्रोविडेंट फंड को कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। लेकिन गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को हमने फॉलो नहीं किया तो ऐसे फंड को कहते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सो 3 टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड। सबसे पहले हम आते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड पर। Whether a fund is statutory provident fund or a fund is recognized provident fund or fund is unrecognized provident fund, इन सारे प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा और इंटरेस्ट मिलेगा। Since statutory provident fund is given to government employee, it is exempt. गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टैक्स में बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, तो उनका खुद का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज नॉट एन इनकम, सो दैट शुड बी इग्नोर्ड, दैट शुड बी इग्नोर्ड। इन फैक्ट दैट इज एलिजिबल फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ऐसा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सैलरी टॉपिक में हम इग्नोर कर देंगे। एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन इज एन इनकम टू द एम्प्लॉय एंड इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। Interest received on such provident fund is an income and that is fully exempt. When the amount is received lump sum at the time of retirement or death to the employee, so for employee this income is fully exempt under section 10(11). Fully exempt under section 10(11). ये उस साल का ट्रीटमेंट जब कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, ये उस साल का ट्रीटमेंट जब आपको lump sum अमाउंट मिल रहा है। जिस साल आपको लमसम अमाउंट मिलेगा उस साल आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(11). नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड मतलब क्या? दिस इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड द अमाउंट एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो यहां पर भी वही कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। नाउ सिंस दिस इज नॉट गवर्नमेंट, this is not actually this provident fund is not given to government employee, hence it is not fully exempt. But since the amount is invested as per government guidelines, it is partly exempted. पूरा एग्जेम्पशन क्यों नहीं दे रही गवर्नमेंट? पूरा एग्जेम्पशन गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देती है, बट सिंस इन्होंने गवर्नमेंट के डायरेक्शन को फॉलो किया ना, इसके लिए गवर्नमेंट इनको एग्जेम्पशन देती है। कितना एग्जेम्पशन देती है? तो पहले बात करते हैं एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। दिस इज नॉट एन इनकम, हेंस दिस शुड बी इग्नोर्ड। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, हमारे प्रोविडेंट फंड में बॉस ने पैसा जमा किया, देन फॉर अस इट इज अ इनकम, इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। 12% ऑफ सैलरी। सैलरी मतलब क्या? तो ईयर सैलरी मींस बेसिक सैलरी प्लस डियर रेस अलावेंस इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करके जो अमाउंट आएगा उसका 12% तक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब अगर एम्प्लॉयर ने 15% कंट्रीब्यूट किया तो 12% एग्जेम्प्ट, 3% विल बी टैक्सेबल। सिमिलर टू दैट, हमें इस प्रोविडेंट फंड पर इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको वहां से इंटरेस्ट मिलेगा 10%, 12%, 15%, 8%। तो गवर्नमेंट कहती है इन दैट केस वी विल एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%। मतलब अगर किसी को 12% इंटरेस्ट मिला है तो उस 12% में से 9.5% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 2.5% टैक्सेबल हो जाएगा। 10% अगर मिला है तो 10% में से 9.5% will be exempted, 0.5 will be taxable। 8% ही मिला है तो पूरा 8% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये तो उस साल का ट्रीटमेंट जब पैसा इन्वेस्ट किया। अब आते हैं लमसम अमाउंट। जब लमसम अमाउंट एम्प्लॉय को मिलेगा ना तो एम्प्लॉय को इस पर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसने पास्ट ईयर में जब कंट्रीब्यूशन हो रहा था तब उसने ऑलरेडी पार्ट में टैक्स भर दिया है। हेंस लमसम अमाउंट जब उसे मिलेगा पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(12), एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(12).
इसके लिए क्राइटेरिया है कि एम्प्लॉय को कम से कम 5 साल की सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर एम्प्लॉय ने 5 साल के अंदर रिटायरमेंट ले लिया तो उसे ये जो लमसम अमाउंट मिला है ये एग्जेम नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट जो पास में एग्जेम्पशन दिया गया था वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। पास में जो एग्जेम्पशन दिया गया था वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय रिटायरमेंट ले रहा है ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस लाइक एम्प्लॉय हैज रिटायर्ड ड्यू टू इल हेल्थ और अनकंट्रोलेबल रीजन विद इन 5 ईयर, तो एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगा। एम्प्लॉय हैज रिटायर्ड बिकॉज एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसकंटिन्यूड। तुमने इतना अच्छा परफॉर्म किया 2 साल में कि तुमने कंपनी बंद करवा दी। 2 साल में कंपनी बंद हो गई एंड ड्यू टू विच आपको रिटायरमेंट लेना पड़ा। तो अगर कंपनी ही डिसकंटिन्यू हो गई तो आपका एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगा। एंड लास्ट, एम्प्लॉय रिटायरमेंट ले रहा है इस कंडीशन पर कि उसका जो बैलेंस है प्रोविडेंट फंड अकाउंट में दैट शुड बी ट्रांसफर्ड टू न्यू एम्प्लॉयमेंट, दैट शुड बी ट्रांसफर्ड टू न्यू एम्प्लॉयमेंट। नए ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर काम करने जा रहे हैं ना वहां पर ये बैलेंस ट्रांसफर होना चाहिए। अगर इस कंडीशन पर वो ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जा रहा है तो उसका एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगा। अदरवाइज ये जो एग्जेम्पशन मिला था वो विड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इस अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी सेम वही एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा इंटरेस्ट। नाउ सिंस इट इज अनरिकॉग्नाइज्ड, गवर्नमेंट के डायरेक्शन को फॉलो इन्होंने नहीं किया, इसे गवर्नमेंट टैक्सेबल करती है, इसे गवर्नमेंट टैक्सेबल करती है। लेकिन अब आप समझो टैक्सेबल करने का तरीका यहां पर समझो। इंडिया में ना गवर्नमेंट टैक्स लेती है एज पर स्लैब रेट, दैट वी ऑल नो। पहले 2,50,000 तक तो टैक्स ही नहीं लगता, फिर नेक्स्ट 2,50,000 पर 5%। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, वेरी नॉमिनल अमाउंट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर हम अभी टैक्स लेने जाएंगे तो हमें टैक्स मिलेगा बट बहुत नॉमिनल अमाउंट मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती मालूम है कि जा अभी कर मजा, बाद में मिलेगी सजा। अभी कर मजा मतलब जब कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना तब डोंट पे टैक्स, लेकिन जब रिटायरमेंट के वक्त लमसम अमाउंट मिलेगा ना, लमसम अमाउंट, तब गवर्नमेंट तेरे से एक साथ टैक्स ले लेगी। अभी कर मजा, अभी कर मजा, बाद में मिलेगी सजा। मतलब जब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना एट दैट टाइम इट इज एग्जेम्प्टेड, लेकिन जब लमसम अमाउंट मिलेगा तब एम्प्लॉय को उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। सिमिलर टू दैट इंटरेस्ट, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन, बट जब फ्यूचर में मिलेगा ना तब टैक्स भरना पड़ेगा। तो आप समझो रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट के वक्त एम्प्लॉय को 12 लाख रुपए मिला, 12 लाख रुपए लमसम अमाउंट 12 लाख मिला। तो इस 12 लाख का 4 टुकड़ा किया जाएगा। इसमें से पता किया जाएगा कितना एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन है, कितना एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट पार्ट है, कितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और कितना एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट पार्ट है। इन शॉर्ट ये 12 लाख को समझो ना ऐसे डिवाइड कर दिया, 5 लाख एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, 1 लाख इंटरेस्ट मिला उस पर, 5 लाख एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और 1 लाख उस पर इंटरेस्ट मिला। अब इस कंट्रीब्यूशन में से ये जो पहला 5 लाख है इसे इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि ये तो आपका खुद का कंट्रीब्यूशन है। आपने हर साल हर महीने जो पैसा सेव किया उन्हीं पैसों को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। यस और नो? उन्हीं पैसों को वही पैसा आपको लमसम मिल रहा है, तो ये आपके लिए इनकम नहीं है, हेंस इट शुड बी इग्नोर्ड। लेकिन इस 5 लाख पर जो आपको इंटरेस्ट मिला 1 लाख, नाउ दिस इज योर इनकम एंड दिस इज टैक्सेबल, बट taxable under the head EFOS. Taxable under the head EFOS. Why? An income will be recorded under salary only if there is a relation of employer and employee. यहां पर मेरे खुद के कंट्रीब्यूशन पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरे खुद के कंट्रीब्यूशन पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, मुझे एम्प्लॉयर की वजह से थोड़ी ना मिल रहा है, हेंस ये EFOS में चला जाएगा। एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन विल बी टैक्सेबल under the head income from salary. So total तीनों प्रोविडेंट फंड हमने डिस्कस कर लिया।
Statutory provident fund given to government employee, fully exempt. Recognized provident fund given to other employee, if the amount is invested as per the government guidelines, it is partly exempt, partly taxable. Some portion is exempted, some portion will be taxable. And unrecognized provident fund, if the amount is not invested as per government guidelines, and it is fully taxable. So यहाँ पर हमारा प्रोविडेंट फंड का थियरी कंप्लीट हो गया.